हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन की दूसरी क्लास में भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि क्या होती है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त वो राशियां, वो चर जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा तोला जा सकता है, जिनका भारमाप किया जा सकता है, जो मापन योग्य होती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त वो राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को हम माप सकते हैं। द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सब क्या है? मापन योग्य राशियां हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम भौतिक राशि कहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते, वो अभौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे हंसना, रोना, भावनात्मक होना, गुस्सा करना, इनकी कोई मात्रक उपलब्ध नहीं है, इन्हें हम माप नहीं सकते। तो जिन्हें हम माप सकते हैं वो भौतिक राशियां हैं और जिन्हें हम माप नहीं सकते वो क्या हैं? अभौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों की पहली परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त वो राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। आपको पता है कि भौतिक विज्ञान जो है, अगर उसे गणित के साथ प्रस्तुत किया जाए तो थोड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा होती है। उदाहरण के लिए हम कहें कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो बताता है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्यक्रमानुपाती होगा। इस इतने बड़े कथन को गणितीय रूप से प्रदर्शित करना बड़ा आसान है कि जो गुरुत्वीय बल होगा Fg, वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्यक्रमानुपाती होगा। जहां g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है, r उनके मध्य की दूरी है और Fg बल है। उदाहरण के लिए दो वस्तुएं हैं, m1 द्रव्यमान की और दूसरी m2 द्रव्यमान की, इनके मध्य की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान इस सूत्र से दिया जाएगा। जब हमने भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को गणितीय रूप से प्रदर्शित किया तो इसमें जिन चरों को, जिन राशियों को हमने प्रयुक्त किया है, ये सब भौतिक राशियां हैं। ये बल भौतिक राशि है, दूरी भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो सेकंड परिभाषा क्या है भौतिक राशियों की? कि जब भी भौतिक विज्ञान के किसी नियम या सिद्धांत को गणितीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें प्रयुक्त चर या राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। पहली परिभाषा क्या थी भौतिक राशियों की? भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त वो राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जिनका भारमाप किया जा सकता है, मापन योग्य होती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है? कि भौतिक विज्ञान के किसी सिद्धांत को गणितीय रूप से प्रदर्शित करने पर उसमें प्रयुक्त चर क्या है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां जो हैं उनके वर्गीकरण को समझते हैं। तो भौतिक राशियों को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है निर्भरता के आधार पर, कि वह राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। और दूसरा होता है दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर, कि उसमें दिशा है या उसमें दिशा नहीं है, उसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा चाहिए या नहीं चाहिए। निर्भरता के आधार पर हमारी भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं मूल राशियां या आधार राशियां या स्वतंत्र राशियां। वह भौतिक राशि जिसका मान अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन राशियों का मान अन्य राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो हमारी आधार, स्वतंत्र या मूल राशियां कहलाती हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न या आश्रित राशियां। वो भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा चाल, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल का जो मान है वो दूरी यानी कि लंबाई और समय पर निर्भर करेगा, जबकि लंबाई और समय दोनों मूल राशियां थी। तो वह भौतिक राशि जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है, आश्रित होती है, व्युत्पन्न राशि या आश्रित राशि कहलाती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसमें तीसरी राशियां और होती हैं जो निर्भरता दर्शाती हैं लेकिन परिणामी निर्भरता कुछ नहीं होती है। उन्हें कहते हैं हम पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कैसे? उदाहरण के लिए हमने बात की समतल कोण की। तो समतल कोण
बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब चाप भी अपने आप में लंबाई है और त्रिज्या भी लंबाई है। एक लंबाई ऊपर आ रही है, एक लंबाई नीचे आ रही है, तो परिणामी रूप से यहाँ लंबाई पर निर्भरता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इस सूत्र में लंबाई पर निर्भरता दिखाई दे रही है, लेकिन परिणामी रूप से कोई निर्भरता नहीं है। ये ठीक ऐसे है कि जैसे किसी विद्यार्थी की पूरक परीक्षा आ गई, सप्लीमेंट्री आ गई, तो वह ना तो अगली क्लास में जाने के लिए पूर्णतः क्वालिफाई है, ना ही पूर्णतः डिस्क्वालीफाई है। ठीक इसी प्रकार से ये राशियां ना तो ये कह सकते हैं कि पूर्णतः निर्भर करती हैं, या ये कह सकते हैं कि निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए हम इन्हें अलग कैटेगरी में डालते हैं, पूरक राशियां। और ऐसी भौतिक विज्ञान में दो राशियां हैं, एक तो समतल कोण और एक ठोस कोण। दोनों को हम दोबारा पढ़ेंगे। ठोस कोण ये होता है अक्षांदित क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, त्रिज्या का वर्ग भी मीटर स्क्वायर में होगा, इसलिए यहाँ भी मात्रक इकाइयां जो हैं उनकी निर्भरता, राशियों की निर्भरता परिणामी खत्म हो जाती है। तो पूरक राशियां कौन सी हैं? जिनको ना तो पूरी तरह से ये कह सकते कि निर्भर नहीं करती है और ना ही यह कह सकते कि पूरी तरह से निर्भर करती हैं। दूसरी, दिशात्मक गुणधर्म के आधार पर, दिशा के आधार पर भी भौतिक राशियों को मुख्यतः दो प्रकार में ही बांटा जाता है, अदिश राशि और सदिश राशि। लेकिन एक प्रकार और होता है प्रदिश राशि, इन्हें समझेंगे क्या होता है। तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को ये दर्शाने की जरूरत नहीं है कि वो द्रव्यमान कौन सी दिशा में है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कहें हम बल या भार बल, तो भार बल को हम दर्शाते हैं कि नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। तो वो राशियां जिनको दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। जैसे यहाँ देखी गई राशियों में अगर हम बात करें तो लंबाई अदिश है, स्केलर द्रव्यमान अदिश है, समय अदिश है, चाल अदिश है। जबकि इसके विपरीत वो राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा का होना अनिवार्य है, दिशा होनी ही चाहिए, साथ के साथ वो सदिश बीजगणित के नियमों की अनुपालना करनी चाहिए। सदिश बीजगणित के नियम क्या होते हैं उन्हें हम डिटेल में सदिश में पढ़ेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में जाने तो सदिशों का योगफल त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम से किया जाता है। उनका गुणनफल दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल और वज्र गुणनफल, जबकि समान राशियों के गुणनफल एक ही प्रकार के होते हैं। तो क्या है सदिश राशियां? वो राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, साथ के साथ वो सदिश बीजगणित के नियमों की अनुपालना करती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, वेग में दिशा होती है इसलिए वेक्टर है। त्वरण में दिशा होती है, बल में दिशा होती है। और तीसरी, वो राशियां जिनमें दिशा होती तो है लेकिन या तो वो सदिश बीजगणित के नियमों की अनुपालना नहीं करती है या फिर उस दिशा की कोई विशेष महत्व नहीं होता है, वो कहलाती हैं हमारी प्रदिश राशियां। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम विद्युत धारा, हम जानते हैं कि विद्युत धारा धनाग्रह से प्रवेश करती है सेल में, ऋणाग्रह से निकलती है। लेकिन जब दो धाराओं का योगफल करना होता है उसमें समान बीजगणित के नियम लगते हैं, सदिश बीजगणित के नियम नहीं लगते हैं। एक शाखा में 2 एम्पियर, दूसरी में 5 एम्पियर बह रही है तो हम कहेंगे टोटल 7 एम्पियर बह रही है। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों शाखाओं के बीच में कोण कितना है, क्योंकि सदिशों के जोड़ने के लिए उनके बीच का कोण यानी कि दिशा को देखना अनिवार्य होता है। तो क्या है दिशा के आधार पर राशियां? वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। और वह भौतिक राशि जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो सकती है लेकिन वह सदिश बीजगणित के नियमों की अनुपालना नहीं करती, दिशा का विशेष महत्व नहीं होता, क्या कहलाती है? प्रदिश राशि, टेंजर क्वांटिटी कहलाती है। अब ये भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है इसे भी जानना जरूरी है। परिमाण तो किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल को हम उस भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो ये 5 क्या है? संख्यात्मक मान है। मीटर क्या है? मात्रक है। ये 5 मीटर मिलकर क्या है? उस भौतिक राशि का परिमाण है। हम सामान्यतः भौतिक राशि के परिमाण को क्वांटिटी के कारण Q से दर्शाते हैं। तो Q बराबर हो जाता है, संख्यात्मक मान को N से दर्शा देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को यूनिट के कारण U से दर्शा देते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण Q बराबर NU होता है।
अगर हम भौतिक राशि का संख्यात्मक मान बढ़ाते हैं तो उसका मात्रक छोटा हो जाता है, और अगर उस भौतिक राशि का मात्रक बढ़ाते हैं तो संख्यात्मक मान छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि किसी भौतिक राशि का परिमाण द्रव्यमान के रूप में 5 किलोग्राम है, तो हम इसी को लिख सकते हैं कि ये ही बराबर है 5000 ग्राम के। परिमाण समान रहा है, परिमाण नहीं बदला है। तो यहाँ क्या किया है, 5 संख्यात्मक मान था, किलोग्राम मात्रक था। किलोग्राम की जगह मात्रक ग्राम आ गया, तो संख्यात्मक मान 5 की जगह द्रव्यमान परिमाण जो है, संख्या जो है वो 5000 ग्राम बन गई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ संख्यात्मक मान में क्या हुई है, वृद्धि, इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा, छोटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर किसी भौतिक राशि का परिमाण नियत हो, कांस्टेंट हो, वो बदल नहीं रहा हो, तो ऐसी अवस्था में उसका संख्यात्मक मान और उसका मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बार कंक्लूड करते हैं तो भौतिक राशियां क्या हैं, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है। इन्हें 2 आधारों पर बांटते हैं, निर्भरता के आधार पर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां, दिशा के आधार पर अदिश राशियां, प्रदिश राशियां और सदिश राशियां। मूल वो होंगी जो अन्य पर निर्भर नहीं करेंगी, व्युत्पन्न वो होंगी जो अन्य पर निर्भर करेंगी, पूरक वो होंगी जिनकी निर्भरता तो होगी लेकिन परिणामी निर्भरता नहीं होगी, आदिश वो होंगी जिनके लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है, सदिश वो होंगी जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा अनिवार्य है, और प्रदिश वो होंगी जिनमें दिशा है लेकिन उस दिशा का कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी कि वो सदिश बीजगणित के नियमों की अनुपालना नहीं करती हैं। जैसे उदाहरण विद्युत धारा, दाब इत्यादि। तो ये था हमारे पास भौतिक राशियों का सामान्य विवरण, उनकी सामान्य जानकारी कि भौतिक राशि होती क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।